Our next topic is from biodiversity, that is acellular life और viruses. हमने viruses के कुछ characteristics, उसका जर्नल स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कवरी के बारे में चीजें पढ़नी है. तो वायरस की हिस्ट्री पे चलते हैं कि जो वर्ड वायरस है, it is derived from a Latin word venom, which means poison. होता ये था कि at the time of Louis Pasteur, तो अभी 1880s में 1860s में तो बी डिजीज समझ में नहीं आती थी, या जिसका कॉजेटिव एजेंट नहीं पता लगता था, उसको वायरस से या वेनम से, पॉइजनस से रिलेट कर देते थे. यानी कि अननोन कॉजेस वाली डिजीजेस जिसका कॉजेटिव एजेंट मालूम नहीं था. तो इस वेनम से ये वर्ड डिराइव हुआ, जिसको अब हम कहते हैं वायरस. इन्फेक्शियस एजेंट है, तो नाउ वी नो इट एज वायरस. वायरसेस से रिलेटेड हमने 4 चीजें पढ़नी है: डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फिर और उसके बाद फिर एक वायरल डिजीज है एड्स, उससे रिलेटेड इसका लाइफ साइकिल या उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो. अच्छा जी, सबसे पहले अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की. ये जो टर्मिनोलॉजी है वायरस, ये जो वर्ड वायरस है या ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, इसको डिस्कवर कैसे किया गया. डिस्कवरी के बाद सेकंड इसमें होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके अब्दुल रहमान, मैं देखता हूं, लेट मी चेक. चलिए, डिस्कवरी और कैरेक्टरिस्टिक्स. डिस्कवरी में कहानी ये है कि जो वेट अ सेकेंड, अच्छा. तो फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वेनम, पॉइजन, डिस्कवरी और कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ेंगे. डिस्कवरी को हम इस तरह पढ़ते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ साइंटिस्ट्स के नाम मेंशन कर देता हूँ. चार्ल्स चैम्बरलैंड, ठीक है, ये पास्चर का एसोसिएट था. चार्ल्स चैम्बरलैंड के बाद आइवानोव्स्की, थर्ड वन WM स्टैनले, फोर्थ हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा टिवोर्ट का वर्क एंड डी हेरेले. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, जो भी जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूँ कि जो लैटिन वर्ड है वेनम, उससे डिराइव हुआ है वर्ड वायरस. हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड, ये डिस्कवरी में कौन कौन से साइंटिस्ट्स हैं, इनका रोल होगा.
ठीक है, उसमें मैंने ये साइंटिस्ट्स का नाम मेंशन कर दिया। अब हमें इनका काम पता होना चाहिए। मसलन अब आप ये मुझे बताइए कि चैम्बरलैंड है, एक पास्चर का एसोसिएट था। इसने चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या बेसिकली क्या चीज पता लगाई थी? चार्ल्स चैम्बरलैंड वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये चीज डिस्कवर की, या जिसको ये पता लगा, या जो पहला एविडेंस है कि भाई अच्छा वायरस नामी कोई चीज या वायरस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, यानी कि वेनमस पॉइजनस चीज वायरस है, ये चैम्बरलैंड के साथ एसोसिएटेड है। उसने क्या किया था, इसने पता लगाया कि रेबीज बेसिकली वी नो कि इट इज अ वायरल डिजीज। उसने देखा कि जो रेबीज का कॉजेटिव एजेंट है वो फिल्टरेबल है। ठीक है, वो फिल्टर्स जो है, पोर्सिलेन फिल्टर है, उसमें से गुजर जाता है। तो रेबीज फिल्टरेबल, जबकि जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो बैक्टीरिया हैं वो इस पोर्सिलेन फिल्टर्स में से गुजर नहीं सकते, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इसने पता लगाया कि जो रेबीज के पॉजिटिव एजेंट है वो पोर्सिलेन फिल्टर से गुजर जाते हैं, हालांकि बैक्टीरिया तो रिमूव हो जाते थे। तो पता लगा कि रेबीज का जो भी एजेंट है वो बैक्टीरिया से टूटा होगा। आइवानोव्स्की का रोल ये है कि एक डिजीज थी टोबैको मोज़ेक डिजीज, जो इसका पॉजिटिव एजेंट था वो कंसिडर किया जाता था कि वो बैक्टीरिया है। इसका ताल्लुक है रेबीज से। चैम्बरलैंड का आइवानोव्स्की का काम था टोबैको मोज़ेक डिजीज पे। तो आइवानोव्स्की ने ये किया कि उसने टोबैको मोज़ेक डिजीज जिन लीव्स को थी टोबैको को, उनका एक्सट्रैक्ट तैयार किया और फिल्टर पोर्सिलेन से गुजार दिया। जो फिल्ट्रेट आया उसको प्लांट्स पे अप्लाई किया तो उन्हें डिजीज हो गई। तो उससे ये पता लगा कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज का एजेंट है इट इज आल्सो फिल्टरेबल। जो डब्ल्यू एम स्टैनले था, इसने क्या किया था, इसका काम था इसने टोबैको मोज़ेक डिजीज के एजेंट को क्रिस्टलाइज कर लिया। सो ही क्रिस्टलाइज्ड agent of tobacco mosaic disease, that was tobacco mosaic virus. All right, डिवोर्ट और डी हेरेले में से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने पहले बैक्टीरियोफेजिस को डिस्कवर किया? तो डिवोर्ट ने 1925 में आई गेस इसको डिस्कवर किया था, इस एजेंट को। और जो डी हेरेले है इसने बाद में सेपरेटली, आई थिंक 1915 था, 1915। और जो डी हेरेले है इसने 1917 में बैक्टीरियोफेजिस को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। ठीक है, 15 एंड 17, तो दे आइडेंटिफाइड इट सेपरेटली। तो फर्स्ट जो है वो डिवोर्ट होगा। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की तरफ। जिस तरह हमने हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है, इसी तरह वायरस के भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि viruses are acellular। acellular होने का मतलब ये है कि वायरसेस के पास सेल के कंपोनेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सेल वॉल, वायरसेस के पास सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन के अलावा और जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज,
देन एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ऑब्वियसली वायरसेस के पास नहीं होगा। हाँ, और फिर एक सेल के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। अब जो वायरसेस की हम ये बात कर रहे हैं कि दे आर ए सेलुलर, तो भाई ए सेलुलर इसलिए है बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल वॉल। दे आर ए सेलुलर बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल मेम्ब्रेन। दे आर ए सेलुलर बिकॉज दे डोंट हैव साइटोप्लाज्म। दे आर ए सेलुलर बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड हो या नॉन मेम्ब्रेनस हो, कुछ भी नहीं है। और इनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी न्यूक्लियस में नहीं होगा। Their genetic material is in the form of RNA or it is in the form of DNA। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा। इन सारी चीजों की वजह से, बिकॉज वायरसेस आर नॉट सेल्स, अब सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता, बिकॉज ना ऑर्गेनेली है, ना साइटोप्लाज्म है, ना सेल मेम्ब्रेन है, तो कोई चीज है ही नहीं। दैट इज व्हाई वायरस कैन नॉट बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी वायरस खुद से अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। इन सब चीजों की एब्सेंस की वजह से वायरस को आप आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करा सकते, कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। क्योंकि आर्टिफिशियल मीडिया का मतलब यह है कि आप अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स दें, एनवायरनमेंट दें, और उसके बाद वो चीज ग्रो कर जाए। अब इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, आर्टिफिशियल मीडिया पे क्यों नहीं ग्रो कर सकता? बिकॉज इट लैक्स ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस को हम ये भी कहते हैं कि इट इज आल्सो मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ अ सेल। तो ऑर्गेनेलिस का एब्सेंट होने का मतलब है कि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी भी नहीं है, बायोसिंथेटिक मशीनरी। बिल्कुल रोमा ठीक कह रही है, बायोसिंथेटिक मशीनरी भी नहीं है। अब इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए तो है, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल को ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट replicate its genetic material independently। यानी ऐसा नहीं है कि खुद से इसको रेप्लिकेट करे। तो अगर खुद से करता तो हम कहते हैं जी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया या बाकी के सेल्स करते हैं। क्योंकि ये इसको इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई वायरस को हमेशा होस्ट रिक्वायर होगा। क्योंकि इसको हमेशा होस्ट रिक्वायर होगा, इसलिए वायरसेस को कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, और ये होगा भी पैरासाइट। अब ये चीज भी पता लग गई कि वायरसेस जहां कहीं पर भी होंगे, दे विल बी पैरासाइट्स। इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई इट इज ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है कि ये एसेंशियल है, हमेशा फर्ज होगा वायरस पे। इट इज ऑलवेज एसेंशियली अ पैरासाइट, रेप्लिकेट नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब ये है कि इट विल ऑलवेज grow inside the cell of a host, which means it always require a living host। और होस्ट को ये इस्तेमाल करेगा for the process of replication। ठीक है, यानी कि always require a living host for its DNA replication, और इसी रेप्लिकेशन से ये रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी कॉपीज को बनाएगा। अब होता ये है
कि ड्यूरिंग दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस जो वायरसेस हैं वो अक्सर डिजीजेस कॉज कर देते हैं। कि पैरासाइट है ना, होस्ट सेल पे डिवाइड, उसको इस्तेमाल करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये अपने होस्ट सेल्स जिनको ये इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ये डिजीजेस कॉज कर देते हैं। दैट इज वाई इनको हम कहते हैं कि दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, के इनको हमेशा होस्ट तो चाहिए लेकिन डिजीज कॉज करेंगे। बिकॉज वायरसेस के पास, वायरसेस आर नॉट प्रॉपर सेल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एसेलुलर। वायरसेस का जो साइज है एंड दे आर सो स्मॉल के वायरसेस साइज में रेंज कर रहे होते हैं 250 नैनोमीटर से लेके, विच इज वेरी ह्यूज वायरस जिसको हम पॉक्स वायरस कहते हैं, टू वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरसेस पार्वो वायरसेस जिनका साइज है अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर्स, स्मॉलेस्ट वायरसेस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लार्जेस्ट वायरसेस हैं यानी कि विच आर पॉक्स वायरसेस, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और ये स्मॉलेस्ट वायरसेस होंगे। और जो वायरसेस होते हैं इन पे जनरली एंटीबायोटिक काम नहीं करती, एंटीबायोटिक वायरसेस को किल नहीं करती, तो दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। वायरसेस के लिए इसी वजह से हम एंटीवायरल्स यूज करते हैं। जी, वायरसेस में डीएनए आरएनए होता है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जी, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें, सिर्फ डीएनए और आरएनए होता है। तो वायरसेस को एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीवायरल्स दी जाती हैं to treat viral diseases because they are resistant to antibiotics. No, they don't have plasmids. And the polio viruses are also smaller viruses, but the smallest viruses are parvoviruses. पोलियो का साइज इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है, बट पोलियो वायरसेस आर स्मॉलर। यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वायरसेस के हमारे पास हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, इनको हम एसेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज कहते हैं। These are obligate intracellular parasites। ये जो पॉक्स वायरस है 250 नैनोमीटर्स पे, ये लार्जेस्ट वायरसेस हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस। जो 20 नैनोमीटर्स पे हैं दे आर स्मॉलेस्ट वायरसेस। जो लार्जेस्ट वायरस है ये अप्रोक्सीमेटली स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के साइज का होता है। अच्छा जी, अब हम वायरस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको दो तीन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूं। विरियन, विरियन के बाद प्रियन जो कि इससे मिलता जुलता है, एंड थर्ड वन इज वायरॉइड। ठीक है, ऑल राइट, देख लिया मैंने सबकी बात, बस ये आखिरी बात कर रहे हैं, उसके बाद बस कर देंगे। ऑल राइट, जो वायरॉइड है इट इज इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, और जो प्रियन होता है इट इज इन्फेक्शियस प्रोटीन ओनली। ठीक है, अब जो विरियन होता है इट इज मैच्योर complete infectious viral particle. It is mature infectious virus जिसमें डीएनए आरएनए भी होगा और
प्रोटीन्स भी होंगे। ठीक है, ऑल राइट। हम जो वायरस का स्ट्रक्चर है और उसकी आगे क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू कर लेंगे।